नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी व्यूअर्स विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है रीतिकाल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी जानकारी इन प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की गई है रीतिकाल से संबंधित। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि रीतिकाल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी छूट न जाए। उसी हिसाब से प्रश्न तैयार किए गए हैं जो परीक्षा में आते हैं। यदि आप इनको ध्यान से सुने, देखें, ज़रूरत पड़े तो आप लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इससे पहले हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कर चुके हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। रीतिकाल के संबंध में ये जो जानकारी है, जो प्रश्न है, ये आपको कैसे लगे। और यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है, आपको आता है, उम्मीद करती हूँ आपको आते होंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे रीतिकाल की जानकारी रखते हैं अच्छे से। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर लिखिए ताकि मुझे अच्छा लगे। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। देखिए, रीतिकाल से संबंधित बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न है। हर रोज आपके सामने रीतिकाल से संबंधित प्रश्न लाएंगे। आप इनको लगातार क्रम से अवश्य करें। आज की जो ये कड़ी है, इसमें 30 प्रश्न है, इनको ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है? रीतिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार कब से कब तक माना गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर इन चारों में से, मैं आपको चारों विकल्प नहीं पढ़ के बताऊंगी क्योंकि इससे ज़्यादा समय व्यतीत होगा। केवल जो सही है वही बताती हूँ। और यदि आपको पता है तो फिर से कह रही हूँ, आप अवश्य बताइए। 1 मिनट के लिए मैं आपका वेट कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है? चलिए मैं बताती हूँ। आचार्य शुक्ल रीतिकाल की जो समय सीमा है वो मानी है 1643 से 1843 ईस्वी। ठीक है, कब तक मानिए? 1643 से 1843 ईस्वी। और यदि संवत की बात की जाए तो 1700 से 1900, ये जो संवत 1700 से संवत 1900 तक का जो समय है वो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है। और यदि सन की बात की जाए, ईस्वी की बात की जाए तो 1643 से 1843 समय है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल का नामकरण किस आधार पर किया गया है? रीतिकाल का जो नामकरण है वो रीति तत्व की प्रधानता के कारण किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? रीति तत्व की प्रधानता के कारण किया गया। रीतिकाल में रीति तत्व की प्रधानता थी, इसी वजह से इस काल का नाम आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के मध्यकाल के किस भाग को रीतिकाल कहा गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा? उत्तर मध्यकाल। देखिए, जो पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल, इसको क्या नाम दिया गया है? भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और जो उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल भी कहते हैं। यानी कि रीतिकाल उत्तर मध्यकाल, भक्ति काल पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल के किस भाग को रीतिकाल कहा गया? सही उत्तर क्या होगा? उत्तर मध्यकाल। अगला देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? देखिए, रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। इसी तरह अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है रीतिकाल को? और इसका सही उत्तर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? अलंकृत काल। अगला देखते हैं।
आप ध्यान दीजिएगा इनको कि कौन से विद्वान ने क्या नामकरण किया है रीतिकाल का, इसको आप नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? रीतिकाल के जो कवि है उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? और सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका आप बताइए। आपको अच्छे से पता होगा, मुझे पता है, चलिए बताइए। 3 भागों में बांटा गया है, या 2 में, 5 में, या 4 में? सही है इसका 3। क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। अब अगला प्रश्न इसी से संबंधित आ रहा है कि रीतिकालीन कवियों के 3 वर्ग हैं, ये 3 वर्गों में बांटा गया, ये कौन कौन से वर्ग है ये बताना है। अभी देखते हैं कौन कौन से वर्ग है। रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, सभी, ये तीनों ही वर्ग हैं। इन तीनों वर्गों में बांटा गया है। रीतिबद्ध कवि, फिर है रीतिसिद्ध कवि, और फिर रीतिमुक्त कवि, ये तीनों वर्ग रीतिकालीन कवियों के हैं। अगला है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नामकरण किसने किया? रीतिकाल का श्रृंगार काल नामकरण किसने किया? देखो, अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। रीतिकाल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और श्रृंगार काल किसने कहा है ये देखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नामकरण किया था? श्रृंगार काल। ठीक है, आगे देखते हैं। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? कलाकाल। श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने। अलंकृत मिश्र बंधु ने। और कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर रसाल ने। कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर रसाल ने कहा था। आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, केशवदास को माना है, या फिर मतीराम को, या बिहारी को? ये चारों ही कवि किस काल के? रीतिकाल के। किसको रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। और इसका सही उत्तर होगा केशवदास। किसको माना है? केशवदास को। जो केशवदास है इनका जो समय है 1617 से, ठीक है, 1760 है केशवदास का समय। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना? डॉक्टर नगेंद्र ने तो किसे माना है? केशवदास को माना है। और आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? तो इन्होंने भी किसको माना है? केशवदास को माना। किसको माना है? केशवदास को। अगला देखते हैं। कुलपति मिश्र की कृति द्रोण पर्व किस पर आधारित है? रामायण, महाभारत, उपनिषद या पुराण? देखिए, जो आचार्य कुलपति मिश्र है उनकी रचना है द्रोण पर्व, और यह आधारित है किस पे? आधारित है महाभारत पे आधारित है। किस पे आधारित है? महाभारत पे आधारित है। अगला है, वीर रस से परिपूर्ण काव्य रचना प्रतापचरित किस रीतिकालीन कवि की है? प्रतापचरित ये जो रचना है हमें बताना है किसकी है। प्रतापचरित ये रचना है केसरी सिंह बारठ की। किसकी है? केसरी सिंह बारठ की। अगला प्रश्न है, निम्न में से देव के पुत्र हैं आचार्य देव, रीतिकालीन कवि आचार्य देव के पुत्र कौन है? हमें ये बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र है, या पुरुषोत्तम है, या फिर जल्लन है, या फिर कै और ख दोनों है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र और पुरुषोत्तम, यानी कि कै और ख दोनों। ये दोनों ही किसके हैं? आचार्य देव के पुत्र। पुरुषोत्तम भी आचार्य देव के पुत्र हैं और भवानी प्रसाद मिश्र भी है। अब आप कहोगे फिर ये जल्लन ये किसके पुत्र है? जल्लन किसके पुत्र है? तो जल्लन है ये पृथ्वीराज चौहान के, माफी चाहूंगी, ये चंद्रबरदाई जी के पुत्र हैं। किसके हैं? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जी ने पृथ्वीराज चौहान ग्रंथ लिखा था, और ये इनकी मृत्यु की वजह से अपूर्ण रह गया था, तो इनके पुत्र जल्लन ने पूरा किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। रीतिकाल नाम किसने दिया? रीतिकाल नाम किसने दिया? इसका मैं पहले बता चुकी हूँ कि मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था, और रसाकाल डॉक्टर रसाल ने कलाकाल कहा था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा था रीतिकाल को। अब रीतिकाल नामकरण किसने किया था ये पहले बता चुकी हूँ। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अगला देखते हैं, भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? भक्ति काल को
कितनी शाखाओं में बांटा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 शाखाओं में। कितने बांटा गया है? 2। एक है निर्गुण भक्ति धारा और एक है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण और सगुण। अब देखिए, निर्गुण के भी 2 भाग हैं और सगुण के भी 2 भाग हैं। निर्गुण में आता है राम काव्य, राम, और दूसरा है कृष्ण काव्य। ठीक है, और उसके बाद है राम काव्य और कृष्ण काव्य किसमें है? सगुण भक्ति में। किसमें है ये? सगुण भक्ति में। दोनों किसमें है? लिख देती हूँ, सगुण भक्ति में। ठीक है, उसके बाद जो निर्गुण भक्ति है उसके अंतर भी 2 काव्य धाराएं और आती हैं। निर्गुण के अंदर कौन सी आती है? कि संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी भी कहा गया है। और जो दूसरी है वो सूफी काव्य धारा। दूसरी क्या है? सूफी काव्य धारा। इसको प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहा गया है। किसको? सूफी काव्य धारा को। एक बार फिर से सुनिए, भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया है, सगुण व निर्गुण। सगुण को 2 में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अब निर्गुण के भी 2 भाग है, संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी काव्य धारा, और दूसरा सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी काव्य धारा। आगे देखते हैं, रीतिकाल का प्रधान रस क्या है? रीतिकाल का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार। देखिए, रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्यों किया था? रीति तत्व की प्रधानता के कारण और इसी श्रृंगार रस की प्रधानता, इसी कारण इसमें रीति तत्व की प्रधानता है। और प्रधान रस भी क्या है? इसमें श्रृंगार रस है। आगे है, डिंगल को पिंगल का आधार मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? डिंगल को पिंगल का आधार मानने वाले विद्वान का क्या नाम है? देखते हैं इसमें। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ग, डॉक्टर एलपी टैशीगोरी। डॉक्टर एलपी टैशीगोरी। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जब पाश्चात्य, हमने काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न किए थे, उसमें किया था कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है आचार्य वामन। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आगे है, गोवर्धनाचार्य की रचना कौन सी है? गोवर्धनाचार्य, इनकी रचना है कौन सी? आर्या सप्तशती। कौन सी है? आर्या सप्तशती। ये गोवर्धनाचार्य की रचना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से जसवंत सिंह की नहीं है। ऐसी कौन सी रचना है जिसके रचयिता जसवंत सिंह नहीं है? आनंद विलास, भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, रस विलास। इनमें से देखिए कौन सी नहीं है ये बताना है। 3 रचनाएं जसवंत सिंह की है और 1 नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। आपको पता है तो आप बताइए, देख कमेंट बॉक्स में लिखिए उत्तर सही। कौन सा सही है? क है, घ है, ग है या फिर घ है? चलिए, रस विलास ये जसवंत सिंह की रचना नहीं है। किसकी रचना है फिर? ये देव की रचना है। किसकी है? आचार्य देव की रचना है रस विलास। अगला देखते, पद्मनी चरित कृति किस कवि की है? पद्मनी चरित, पद्मनी चरित के रचयिता कौन है? लाल कवि है, लल्लू लाल है, पद्माकर है, प्रताप शाही है? कौन है बताइए? लाल कवि। पद्मनी चरित के रचयिता कौन है? लाल कवि। आगे देखते हैं, तुलसी गंग दुबे बहे सुकविन के सरदार। इन पंक्तियों के रचनाकार का क्या नाम है? सही उत्तर है भिखारी दास। तुलसी गंग दुबे बहे सुकविन के सरदार, ये पंक्तियां भिखारी दास की हैं और ये पंक्तियां परीक्षा में आ चुकी हैं। देखिए, जो अभी हमने प्रश्न किए इनमें से कई प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खास प्रश्न है, आपने अभी पढ़े हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। भिखारी दास, इनका जो समय है, इनका जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1721 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना श्रीपति की नहीं है? हमें बताना कि नहीं है रचना। काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, अलंकार गंगा, चंडी चरित। और इसका सही उत्तर है कौन सा?
घ चंडी चरित। चंडी चरित श्रीपति की रचना नहीं, अब किसकी है? आगे देखते हैं किसकी रचना है चंडी चरित। गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित। अभी आ गया है, देखो देखते हैं या गुरु गोविंद सिंह की है या फिर किसी और की। प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी। अब इन चारों रचनाओं में से प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, ये जो 3 रचनाएं हैं ये पद्माकर की हैं। किसकी है? पद्माकर, जो रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं पद्माकर, इनकी रचनाएं तीनों। बच गया क्या? चंडी चरित। तो यही रचना किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। अभी आया था ना कि चंडी चरित किसकी रचना है, 3 ऑप्शन थे हमारे पास से, जो श्रीपति की रचनाओं में से नहीं थी चंडी चरित, तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, ये पद्माकर की रचनाएं हैं तीनों ही। आगे देखते हैं, मिश्र बंधुओं का रीति ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो मिश्र बंधुओं ने लिखा था? और इसका सही उत्तर होगा ग साहित्य पारिजात। साहित्य पारिजात जो ग्रंथ है ये मिश्र बंधुओं का है। अगला देखते हैं, किस मुसलमान कवि ने सर्वाधिक प्रेम काव्य लिखे हैं? आलम, शेख या फिर रहीम या जोन कवि। जोन कवि हैं जो मुस्लिम है, इन्होंने सबसे अधिक प्रेम काव्य लिखे हैं। सही उत्तर क्या होगा? ख जोन कवि। करनेश का करेनश का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? कर्णाभरण, श्रुति भूषण, भूप भूषण या फिर सभी। और इसका सही उत्तर होगा सभी। इन्होंने कर्णाभरण भी लिखा है, श्रुति भूषण भी लिखा है, भूप भूषण भी लिखा है। अगला है, चरखारी के मोहनलाल मिश्र की काव्य रचना जिसके श्रृंगार रस का सांगोपांग विवेचन किया गया है कौन सी है? हमें क्या बताना, ध्यान से सुनिए। चरखारी के मोहनलाल मिश्र की काव्य रचना जिसमें श्रृंगार रस का सांगोपांग विवेचन किया गया है, वो कौन सी रचना है? मोहनलाल मिश्र की रचना है। ध्यान से देखिए कौन सी है। सही उत्तर क्या होगा? श्रृंगार सागर। क्या जो रचना ऑप्शन है, विकल्प है, वो है चरखारी के मोहनलाल मिश्र की रचना श्रृंगार सागर, जिसमें श्रृंगार रस का सांगोपांग विवेचन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, घनानंद के काव्य की प्रेरणा शक्ति कौन है? शेख है या रजिया है या राय प्रवीणा है या फिर सुजान है? और इसका सही उत्तर क्या होगा? सुजान। ठीक है, कौन है? सुजान। घनानंद की जो प्रेयसी है, प्रेमिका है, वो कौन है? सुजान है। ये राजनर्तकी है और घनानंद इससे प्रेम करते थे, इसी की प्रेरणा से इन्होंने काव्य रचना की थी। राय प्रवीणा केशवदास की प्रेयसी है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो शेख है ये आलम कवि है, रीतिमुक्त कवि आलम, उनकी है प्रेयसी। ठीक है, अगला है, कोक सागर किसकी रचना है? कोक सागर। कोक सागर के जो रचयिता हैं वो है घनानंद। कौन है? घनानंद। अगला प्रश्न आ गया, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम है? अभी मैंने बताया था घनानंद की प्रेमिका क्या नाम है? सुजान। क्या है? सुजान। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में रीतिकाल से संबंधित